ये एक कॉमन मिसकंसेप्शन है। जब हम WHO की वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन में हेल्थ की डेफिनेशन की बात करते हैं तो उसमें आपकी शारीरिक स्वास्थ्य से लेके मानसिक स्वास्थ्य से लेके सामाजिक स्वास्थ्य, जैसे माइग्रेन का सर दर्द, माइग्रेन एक कॉमन बीमारी तो है, पर उसको लोग साइकेट्रिक इलनेस की तरह नहीं लेते। क्योंकि हेडेक का सिम्टम है। अब हेडेक का सिम्टम अगर मुझको हेडेक है, आपको विजिबल नहीं होगा कि आज तो खुश बहुत होंगे जी, ठीक है। पीपल वांट टू बिकम अमिताभ बच्चन, पीपल वांट टू बिकम राजेश खन्ना, पीपल वांट टू बिकम देवानंद साहब, दिलीप कुमार साहब, ठीक है, वो सलमान खान साहब, शाहरुख खान बनने, उनका जो डिपिक्शन है, जैसे वो डायग्नोसेबल डिसऑर्डर, बाइपोलर डिसऑर्डर हुआ, स्किज़ोफ्रेनिया हुआ, जनरल एंजाइटी डिसऑर्डर हुआ, पैनिक डिसऑर्डर हुआ, पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स हुए, तो ये बड़ा पॉपुलेशन चंक नहीं। राइट, ठीक है। अब सर ये चीज़ हमें उसमें देखने को मिलती है ना, खाने की रेसिपीज में किसी में भी कुछ भी चीज़ को मिला के मिक्स करके नई आपके लिए डिश बना दी, जिसका कोई कॉम्बिनेशन ही नहीं है, कोई वर्स्ट। अरे उसका एडवांटेज है, उसमें एक चीज है जो अभी हाल फिलहाल में पड़ा, यूट्यूब देखकर किसी ने अपने पेट के टांके लगाना शुरू कर दिया। हेलो एंड वेलकम टू द ग्लोबल ह्यूज। हमारे आज के गेस्ट दिल्ली के एक बहुत ही एक्सपीरियंस साइकियाट्रिस्ट हैं जो 20 साल से भी ज्यादा का एक्सपीरियंस रखते हैं और अडल्ट से लेके चाइल्ड साइकियाट्री और डी एडिक्शन तक एक्सपर्टीज रखते हैं। CIP रांची के एल्यूमिनस और RML हॉस्पिटल जैसे बड़े इंस्टीट्यूशंस में काम कर चुके हैं। लेट्स वेलकम डॉक्टर विजय पाठक। हेलो सर। थैंक यू। हाउ आर यू डूइंग? मैं बहुत अच्छे से हूँ, और आपने बिल्कुल एग्जैक्टली बोला, 20 साल का एक्सपीरियंस जो है जी, वो दैट आई हैव अचीव्ड ऑलमोस्ट 20 years बिकॉज आई जॉइंड साइकियाट्री पर से इन 2005 वंडरफुल। and before that I was just a medical student but spent a good amount of time in learning psychiatry, so you have done good homework about me. थैंक यू सो मच सर। तो सर शुरुआत करते हैं कि लोग सर फिजिकल इश्यूज के लिए, फिजिकल हेल्थ इश्यूज जो होते हैं उनके लिए डॉक्टर के पास चले जाते हैं, बट मेंटल हेल्थ इश्यूज के लिए जाने के लिए वो हिचकिचाहट, वो संकोच आज भी बहुत ज्यादा है। तो ऐसा क्यों है? सबसे पहली बात जो है वो ये मानना कि शारीरिक बीमारियां ही बीमारियां होती हैं, ये एक कॉमन मिसकंसेप्शन है। जब हम WHO की वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन में हेल्थ की डेफिनेशन की बात करते हैं तो उसमें आपकी शारीरिक स्वास्थ्य से लेके मानसिक स्वास्थ्य से लेके सामाजिक स्वास्थ्य और स्पिरिचुअल स्वास्थ्य की भी बात होती है जी। पर रीज़न ये है क्योंकि हम लोगों की एक आमतौर पे एक ये धारणा है कि जो चीज़ दिखाई देती है सिर्फ वही बीमारी होती है। और एक बड़ा मसला जो इस मामले में उठ के आता है कि बहुत सारी शारीरिक बीमारियां ऐसी हैं जो एक्चुअल में दिखाई नहीं देती, जैसे माइग्रेन का सर दर्द। माइग्रेन एक कॉमन बीमारी तो है, राइट, पर उसको लोग साइकेट्रिक इलनेस की तरह नहीं लेते। क्योंकि हेडेक का सिम्टम है। अब हेडेक का सिम्टम अगर मुझको हेडेक है, आपको विजिबल नहीं होगा, राइट, पर क्योंकि दर्द हम लोग और चीजों से भी महसूस करते हैं तो हमें यूँ लगता है कि दर्द जैसे चोट लगने पे हुआ होगा तो ऐसे इस व्यक्ति को वैसा ही दर्द हो रहा होगा। सिमिलरली क्या होता है कि जैसे हम साधारण जो हमारी दिनचर्या में होने वाली चिंताएं हैं, दिनचर्या में होने वाले जो हमारी उदासियां हैं, जो आमतौर पे जीवित व्यक्ति का एक लेजिटमेट स्ट्रेस है जी, तो हम ये मान के चलते हैं कि अगर कोई व्यक्ति उदासी की बात कर रहा है, चिंता की बात कर रहा है, तो ये वही साधारण बात होगी। तो एक सबसे बड़ा कारण है डिनायल। हम ये मानना ही नहीं चाहते हैं कि हमारे जो भी इमोशनल लक्षण हैं या मेंटल हेल्थ लक्षण हैं वो किसी बीमारी का हिस्सा हो सकते हैं। दूसरी बड़ी बात यह है क्योंकि हमारे समाज में मानसिक बीमारियों को लेकर एक स्टिग्मा बहुत है। एक समय था जब सच में बहुत इलाज नहीं थे, एक समय था जब लोगों को समाज से थोड़ा दूर रखना पड़ता था, जब गंभीर मानसिक बीमारियां आती थी जी, तो उसका स्टिग्मा ही बहुत है। वो जो स्टिग्मा है वो लोगों को मजबूर करता है कि वो अपने ट्रीटमेंट लेने की जो पॉसिबिलिटीज है उनको दूर करें। तीसरा डेफिनेटली अवेयरनेस की कमी बहुत है। हम लोग अभी ऑफ एयर बात कर रहे थे कि जिस दशक में मानसिक स्वास्थ्य के बारे में ज्यादा चर्चाएं होनी चाहिए थी तब नहीं हुई।
और अब ये एक इतना कॉमन मतलब प्रेवलेंट इशू बन गया है कि नाउ एवरीबॉडी इज ओवर डूइंग अबाउट इट। फिर एक बड़ा मसला आता है एक्सेसिबिलिटी का। हम और आप एक मेट्रो में बैठे हैं, फैसिलिटीज बेहतर हैं, डॉक्टर्स हैं, साइकोलॉजिस्ट हैं, और थेरेप्यूटिक वर्क करने की पॉसिबिलिटीज हैं। परिस्थितियां ऐसी हैं क्योंकि एक हम लोग बहुत बड़े देश के नागरिक हैं, हमारी पॉपुलेशन दुनिया की ऑन रिकॉर्ड सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है। कुछ समय पहले हमने चाइना को सरपास किया। जी बिल्कुल। और हम लोग बहुत विविधताओं वाले देश हैं। तो हमारे यहाँ पे जो मेट्रोज का जो डेवलपमेंट हुआ है वो सभी शहरों का एक बराबर नहीं हुआ, ऐसे ही सभी कस्बों का एक बराबर नहीं हुआ। तो जो एक्सेसिबिलिटी फॉर द ट्रीटमेंट है, क्योंकि बहुत लंबे समय तक मानसिक स्वास्थ्य, जनरल मेडिसिन, जनरल सर्जरी इस कैटेगरी का प्राइमरी चॉइस ऑफ ट्रीटमेंट या फैकल्टी डेवलपमेंट का एरिया मेडिकल कॉलेजेस में भी बहुत अच्छा नहीं रहा। हालांकि मेडिकल कॉलेज अच्छे प्लेसेस होते हैं जी, तो कुछ सीट्स होती थी जो साइकियाट्रिस्ट डॉक्टर बनाती थी, तो नंबर ऑफ साइकियाट्रिस्ट इज टू लेस। और पॉपुलेशन हमारी इतनी विशाल है कि अच्छा मानसिक स्वास्थ्य सेवा प्रदाता जो है उसकी संख्या ही इतनी कम पड़ती है। तो शहरों में हो सकता है कि इजी है एक्सेसिबिलिटी। फिर आखिरी एक जो मसला आता है वो आता है कॉस्ट। आमतौर पे लंबे समय तक मानसिक स्वास्थ्य से ग्रसित व्यक्ति जो है, मानसिक स्वास्थ्य में सिवाय अपने आप को चोट पहुंचाने के अलावा में गंभीर स्थितियों में वो भी और तो कोई रीजन नहीं है जिससे किसी व्यक्ति की जो आयु है वो अल्पायु में कन्वर्ट हो जाए, यानी वो डेथ के कारण नहीं है। पर मानसिक स्वास्थ्य जब बेहतर नहीं रहता है तो व्यक्ति की परफॉर्मेंस कम होती चली जाती है। तो वो उसकी जो कैपेबिलिटीज हैं, मान लीजिए एक 17-18 साल का यंग लड़का है, उसने कॉलेज ग्रेजुएशन में एडमिशन लिया, उसी समय वो किसी गंभीर मानसिक रोग से एक बार ग्रसित हुआ और उसका इलाज नहीं हुआ, तो जो व्यक्ति एक अच्छा लॉयर हो सकता था, जो एक व्यक्ति अच्छा पत्रकार हो सकता था, पायलट हो सकता था, अगर वो इलाज कराता तो सीरियसली वो पा सकता था। परंतु अब उसके साथ में क्या हुआ, अपने पोटेंशियल पे उसने काम नहीं किया, तो वो रिसोर्स की जगह लाइबिलिटी हुआ। राइट। तो सिर्फ उसकी जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल हो रही, तो उसका इकोनॉमिकल पॉसिबिलिटीज जो थी वो रिड्यूस हो गई। तो एक तो वो एक फैक्ट हुआ, और दूसरा क्योंकि एक्सेसिबिलिटी नहीं है, लोगों को ट्रैवल करके दूर जाना पड़ता है। जबकि देखा जाए तो मानसिक स्वास्थ्य की जो सरकारी सेवाएं हैं और जो सुविधाएं हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट भी हैं। पर अब ये चारों पांचों फैक्टर जब एक साथ इंटरप्ले करने लगते हैं तो कोई एक कारण के ऊपर में सब कुछ नहीं डाला जा सकता। तो ये चारों पांचों कारण जो हैं वो मिलकर लोगों को मानसिक स्वास्थ्य के लिए, इलाज लेने की तरफ जाने के लिए डिले करते हैं। तो होता ही है सर, सोशल बैरियर्स इतने। साइकियाट्रिस्ट की बात करते हैं तो लोग सोचते हैं पागल हो गया क्या। नहीं, उसका एक और बड़ा मसला है जी। मैंने जिस चीज को अभी वर्ड मैंने अभी उपयोग में नहीं लिया है, जो मास मीडिया है जी, जैसे सिनेमा हुआ। हाँ जी। तो सिनेमा जो है ना, उसने बहुत लोगों को है ना मानसिक स्वास्थ्य के बारे में जो है ना भ्रमित बहुत किया है। टीवी सीरियल्स हुए, तो सर वो जो पोर्ट्रेयल होता है सिनेमाज में, जैसे हमने कई मूवीज देखी हैं, बर्फी एक मूवी है, ये है एक माय नेम इज खान थी, ऐसे बहुत सारे और भी मूवीज हैं जिसके अंदर पोर्ट्रेयल्स हुए हैं, जिसमें साइकियाट्रिस्ट को भी दर्शाया गया है और पेशेंट को भी दर्शाया गया। तो वो डिपिक्शन गलत है, सही है, और सर उसका इम्पैक्ट, क्योंकि मासेस जो है सर वो फिल्मों से बहुत कुछ इंस्पिरेशन लेते हैं। हाँ, बिल्कुल ठीक बात है। हमारा फैशन, हमारा खान पीन, हमारी आदतें जो हैं, वो मास मीडिया जो है वो एक डिस्क्लेमर चलाकर, हाँ जी, वो तो अपनी जिम्मेदारियों से फारिग हो जाते हैं, अपने आप को सेफ गार्ड कर लेते हैं एक डिस्क्लेमर तो फारिग हो इम्पैक्ट तो पड़ता है सर। अच्छा चलें, आज एक काम करते हैं, मैं आज आपको साइकियाट्रिस्ट बनाता हूँ क्योंकि जवाब आप ही दे पाएंगे। हम सिनेमा क्यों देखने जाते हैं? मनोरंजन के लिए। मनोरंजन के लिए जी। रियल वर्ल्ड और सिनेमा में क्या अंतर है? बहुत अंतर है। रियलिस्टिक नहीं है। रियलिस्टिक नहीं है, तो जो रियलिस्टिक नहीं है वो मनोरंजन कर रहा है। जी बिल्कुल ठीक है। जो रियलिस्टिक नहीं है वो तो सांप सीढ़ी का खेल भी हो सकता है। हाँ जी। सिनेमा में खास बात क्या है? नाटकीयता। जी। तो जो नाटकीय है वो एंटरटेन करता है जी, जो रियल है वो बोर करता है, इंटरेस्ट ही नहीं आता उसमें। अब आप सिनेमा देखने जा रहे हैं और आपको मेंटल हेल्थ के बारे में जो बात करनी है,
तो वो कोई एकेडमिक डिस्कोर्स नहीं है। राइट। उनका काम है कि उसको कैसे और एंटरटेनिंग बनाया जाए। एंटरटेनमेंट की जो है ना वनरेबिलिटीज होती हैं। अब आप जो मुख्य किरदार अगर गोविंदा साहब को छोड़ दें या उस किस्म के कुछ मुख्य किरदारों को छोड़ दें जी, तो आप पाएंगे कि बहुत मतलब उनको बहुत फनी नहीं बनाया जाता। जो मेन कैरेक्टर हाँ, मेजर स्क्रिप्ट ऐसी नहीं होती। राइट। ठीक है, और मेजर स्क्रिप्ट जो होते हैं उनसे लोग कैसे सीखते हैं कि आज तो खुश बहुत होंगे जी। ठीक है, पीपल वांट टू बिकम अमिताभ बच्चन, पीपल वांट टू बिकम राजेश खन्ना, पीपल वांट टू बिकम देवानंद साहब, दिलीप कुमार साहब, ठीक है, वो सलमान खान साहब, शाहरुख खान बनने के उनका जो डिपिक्शन है। तो आप है ना, एक बहुत बड़ा एरा जो था जब एक्चुअल में अवेयरनेस बहुत कम थी, तो सिनेमा में आप नोटिस करें पुलिस वाला जी, उसको फनी कैरेक्टर बना देंगे, जबकि आप सोचें पुलिस एक मतलब इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। इवन कुछ आर्मी पर्सनल्स को वो लोग बहुत ही फनी जॉकुलर बनाने की कोशिश करते हैं, जो कि आर्मी के सिलेक्शन क्राइटेरिया से बाहर है। बिल्कुल, मतलब आर्मी जो सेलेक्ट करती है तो वो कम से कम ऐसे किरदार को तो नहीं लेगी। जी बिल्कुल। ठीक है, आर्मी का तो काम है पहले मेजर लोगों को रिजेक्ट करना। राइट। ठीक है, 80% तो रिजेक्शन ही है। ठीक है, ऐसे ही क्या होता है ना कि वो ड्रामा क्रिएट करने के लिए वो तीनों एस्पेक्ट्स पर, मरीज और उसके लक्षण जी, उसकी वनरेबिलिटी है, करेक्ट, जो व्यक्ति इलाज दे रहा है उसका भी वो लोग मखौल उठा सकते हैं, उठा ही रहे, और तीसरा इलाज के तरीके। जी, वो सबसे इम्पोर्टेंट। अरे भाई वो उसमें इतनी अवास्तविकता है जी, कि जैसे बहुत पुरानी फिल्मों में बहुत होता था, एक आदमी ने एकदम से सारी याददाश्त खो दी, हाँ जी, फिर चोट लगी, दोबारा याददाश्त आ गई, दोबारा डंडा पड़ा, याद आ गया सब कुछ। ठीक। अच्छा, जब हम लोग भी बहुत मेडिकल कॉलेज में नहीं आए थे या मेंटल हेल्थ में नहीं थे, तो हम भी बराबर ही वनरेबल थे इस बात को मान लेने को लेकर। जी, आप क्योंकि अभी उस एंड पे नहीं है तो आप ये डिफरेंस नहीं देख पाएंगे कि मास मीडिया कितना असर डालता है। जी, हम लोगों ने वो ड्रास्टिक डिफरेंस देखा है ना, बिकॉज वी वर एट दैट साइड ऑफ टेबल एंड नाउ वी आर एट दिस साइड ऑफ टेबल। एब्सोल्युटली। वो पेशेंट्स आपके पास उस थॉट प्रोसेस से आते होंगे, वो कंपेरेबल है ना हमारे लिए भी। राइट। एक समय में हम लोग भी यही मान के चलते थे कि जो व्यक्ति मानसिक रोग से ग्रसित है वो बहुत खतरनाक होता होगा, जबकि जनरल पॉपुलेशन हु आर नॉट सफरिंग फ्रॉम मेंटल डिसऑर्डर, मैं आपको पहले एक बात और क्लियर कर दूं, मानसिक स्वास्थ्य के 3 हिस्से हैं। ओके। एक स्मॉलर पार्ट है जो मानसिक रोग है, मेंटल डिसऑर्डर्स है। ओके। ये करीब 10 से 15% पॉपुलेशन, जो जितने भी लोग हैं दुनिया में, उसका करीब 10% के आसपास, 10 to 15% पॉपुलेशन बीमारियों से ग्रसित है। दूसरा है, एक मेजर जो पार्ट है वो पीपल विद मेंटल डिस्ट्रेस, जैसे कि मानसिक इश्यूज हैं। ओके। अब मेंटल डिस्ट्रेस का मैं एग्जांपल दूं, जैसे मेंटल डिसऑर्डर जो हैं, जैसे वो डायग्नोसेबल डिसऑर्डर, बाइपोलर डिसऑर्डर हुआ, स्किज़ोफ्रेनिया हुआ, जनरल एंजाइटी डिसऑर्डर हुआ, पैनिक डिसऑर्डर हुआ, पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स हुए, तो ये बड़ा पॉपुलेशन चंक नहीं है। राइट, ठीक है। और एक मेंटल हेल्थ जो है वो नॉर्मल पॉपुलेशन के लिए भी बहुत काम करती है, जैसे पॉजिटिव साइकोलॉजी, अपलिफ्टमेंट ऑफ व्हाट यू ऑलरेडी आर। जैसे आप हैप्पीनेस पे काम करते हैं, आप अपने जो रूटीन के जो आपकी जो प्रोसेस हैं, आप उनको और थोड़ा सा बेहतर करना चाहते हैं, फोकस पे, अटेंशंस पर, अपने आईक्यूज को असेस कराते हैं, इंटरेस्ट चेक करते हैं बिफोर जॉइनिंग सम जॉब, एप्टीट्यूड चेक करते हैं जी, एप्टीट्यूड टेस्ट। ये नॉर्मल पॉपुलेशन पे होने वाले काम है जी। So called normal population are also the part of bigger sphere called mental health. So mental health is not limited to people with mental disorder. So it touches the lives of common people as well. Every person. Right. Then a major chunk जो है ना, तो मैंने अभी आपको आज साइकेट्रिस्ट बनाता हूँ। अगर हमारी बात होती है कि 15% के आसपास की पॉपुलेशन को मेंटल डिसऑर्डर है जी, तो अमूमन परेशान इन्हीं 15% लोगों को होना चाहिए। राइट। आप कितने % पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड जानते हैं या अपने जानने वालों में जानते हैं जो परेशान नहीं है? परेशान नहीं है सर, सब परेशान। अरे अभी तो आप कह रहे थे कि 15% लोगों को मेंटल डिसऑर्डर है। सर परेशान तो सब है। परेशान मतलब फिजिकल पेन से कि मानसिक परेशानी? मानसिक परेशानी से। यानी आप कह रहे हैं कि 100 के 100% लोग जो हैं वो परेशान हैं? सर हैं। पक्का? मतलब 1-8% की इसको छोड़ सकते हैं जिनका आपको पता नहीं। हाँ, जिनका पता नहीं है, कुछ नहीं पता, पर 99% जो तो ये वो कौन लोग हुए
जो मेंटल डिसऑर्डर तो नहीं है, नहीं है, पर वे परेशान क्यों है? पता नहीं क्यों परेशान है। यही वो कारण है जिसको मैं मेंटल डिस्ट्रेस की बात कर रहा था। तो मेंटल डिस्ट्रेस जो है वो एक मेजर चंक ऑफ लोगों को, मैरिज में इशू, जी, ये कोई मानसिक रोग नहीं है, जॉब से रिलेटेड परेशानी, जॉब से इशू हो गया, या रिलेशनशिप में इश्यूज हो गए, कोई और बात है, अचानक से कोई फाइनेंशियल क्राइसिस आ गई, राइट, क्लाइमेट चेंज, राइट, ठीक है। सो ये जो बिगर चंक है मेंटल डिस्ट्रेस का, इसके भी दो पार्ट है। ओके, एक है हमारी जिंदगी जीने की लेजिटिमेट कॉस्ट, वो कैसे? स्ट्रेस ऑफ बीइंग एग्जिस्ट। हाँ, के भाई सुबह उठना पड़ेगा, राइट, ब्रश भी करनी पड़ेगी, तैयार होना पड़ेगा, एक जॉब भी करनी पड़ेगी, राइट, ये लेजिटिमेट कॉस्ट ऑफ लाइफ है। तो ये एक्चुअली में हमारे लिए एक ड्राइविंग फोर्स है, राइट। अब अगर हम कल ये कहते हैं कि ये हमारी परेशानी है, डॉक्टर साहब इसका इलाज करें, इसके लिए इलाज ये तो करना ही पड़ेगा। पर एक बड़ा चंक जो है वो दूसरे ग्रुप में आता है जिनको मेंटल हेल्थ इश्यूज है। ओके, इश्यूज मतलब जो ऐसे सिनेरियोज में है जिनके अपनी कोपिंग से, अपनी नेसेसिटीज से बियॉन्ड उनको हैंडल करनी पड़ रही चीजें। जैसे सर एग्जांपल? हम कैपिटलिज्म की बात करते हैं। ओके, प्राइमरी एम ऑफ कैपिटलिज्म इज टू गेन मैक्सिमम प्रॉफिट, राइट। तो मैक्सिमम प्रॉफिट दो ही तरीके से आएंगे, सेल्स बढ़ेंगी या कॉस्ट कट होगा, राइट। सेल्स की अपनी एक स्ट्रेंथ होती है, तो कॉस्ट कट करना जो है वो कंपैरेटिवली ज्यादा आसान होता है, खासतौर पर जब सेल्स स्टैग्नेंट होने लगती है। राइट, कॉस्ट कटिंग होगी तो मशीनें तो बंद नहीं होंगी या फैक्ट्रीज तो बंद नहीं करेंगे, तो सबसे पहले क्या जाता है? एम्प्लॉय। ठीक है, अब एम्प्लॉय को कॉम्पीट करना पड़ेगा 24/7 विद द अदर एम्प्लॉयज, वो रैट रेस। ठीक, आपने गाड़ी ली, आप बड़े फ्रेंड्स के बीच में पॉपुलर हो गए, आपको लगा कि यार ये मेरी ड्रीम कार थी, आई हैव बिकम ऑल ऑफ सडन मैं नामी नाम हो जाऊंगा अपने दोस्तों के बीच में। आप दोस्तों से मिलने के लिए निकलने लगे, तभी दूसरा दोस्त उससे बड़ी गाड़ी लेकर आ गया, जो डिस्ट्रेस हो गया। हाँ, ये नेसेसिटी, हाँ, वो एकदम कन्वर्ट हो गई परेशानी में, यार ये क्या हो गया। राइट। और भी मैरिटल प्रॉब्लम्स बहुत हैं लोगों की, जो एक्चुअली में लोग रोड रेज है, रोड रेज बहुत है दिल्ली में, तो रोड रेज मेंटल डिसऑर्डर का साइन हो सकता है, पर ये कॉमनली पीपल विद मेंटल डिसऑर्डर में नहीं है। एंगर कंट्रोल, हरिडनेस, राइट, सबको जल्दी है। फैक्ट ये है कि आपके पास में जो नॉन लेजिटिमेट स्ट्रेस है उसकी क्वांटिटी भी कम नहीं है। जो लोग आप कहते हैं ना कि स्ट्रेस बढ़ता जा रहा है जी, अब ये स्ट्रेस कम नहीं होगा क्योंकि इकोसिस्टम वैसा नहीं है। लोनलीनेस बढ़ती जा रही है ये कॉमन टर्म, बिल्कुल कॉमन है सर। अब ये कम कैसे होगा? लोनलीनेस तो बढ़ेगी जब न्यूक्लियर फैमिलीज में सब लोग चले हो गया, सबके पास में यही खास बात है, कारण सबको पता है, हाँ जी, पर कोई उसमें कुछ कर नहीं पा रहा। नहीं, फिर क्योंकि उससे बड़े मोटिवेशन से उसको ना करने के। हम हमेशा वो काम करते हैं जिसका मोटिवेशन हमारे पास में बड़ा होता है। ओके, जैसे सर मतलब जैसे घर बनाने के लिए घर से बाहर निकलना पड़ता है, राइट, घर बनाने के लिए घर से बाहर निकलना पड़ता है, तो घर से बाहर निकलना घर बनाने का मोटिवेशन है। अब घर में रहने की आपकी जितनी भी तमन्ना है वो नाउ यू हैव टू सप्रेस इट, राइट, मोर यू आर गोइंग टू सप्रेस योर नेचुरल इंस्टिंक्ट्स, बीइंग केयर्ड, बीइंग लव्ड, बीइंग वैलिडेटेड, बीइंग एट पीस, राइट। आप कुछ भी करने जाएंगे तो सबसे पहले जो आप अपना जो कॉस्ट तो देंगे, ये आप रूल समझ के चलें, सर कॉस्ट तो है, वो तो यूनिवर्स इज नॉट फ्री, राइट, इट इज अ ग्रेट कन्वर्टर ऑफ व्हाट यू पुट एंड व्हाट इट डज गिव, एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन है, गिव एंड टेक हम चल रहा है। थर्मोडायनेमिक्स में आते हैं, राइट। तो आप अगर कुछ भी करने जाएंगे सबसे पहले तो आपने अपने पीस की आहुति देनी पड़ेगी। यहाँ से शुरू हो जाते हैं आपके लेजिटिमेट स्ट्रेस जी, फिर आप उसको अपनी जरूरत से ज्यादा करने लगेंगे क्योंकि और ज्यादा रिजल्ट चाहिए, क्योंकि कंपटीशन, राइट, कंपटीशन है। मेरी शर्ट आपकी शर्ट से सफेद क्यों नहीं वाला कंपटीशन है। मेरी सफेदी आपकी सफेदी, तो कॉम्पीट करने के लिए आपको एफर्ट और लगाने पड़ेंगे, तो आपको अपनी और पीस की आहुति देनी पड़ेगी, राइट, समय की भी आहुति देनी पड़ेगी, राइट। अब हम भी जानते हैं कि पीस जा रही है, पर लार्जर मोटिवेशन है हमारे पास, दूसरा है, राइट, तो हम लोग तैयार हैं इसके लिए।
आप बताइए मेंटल डिस्ट्रेस कम क्यों नहीं होगा? नहीं होगा सर। एज लॉन्ग एज वी आर कॉम्पिटिंग। मेरे ग्रैंडफादर, मैं बहुत छोटा था तब, मुझे बोलते थे तब कि जीवन में जो रिक्त है, यानी जो नहीं है, जिसकी जरूरत है, जी और जो अतिरिक्त है, जी, यही तनाव है। एक तनाव लेजिटमेट है, एक इलेजिटिमेट है। समस्या इलेजिटमेट। लेजिटमेट स्ट्रेस सदियों से था। सोचें आप, जंगल में रहते थे जी, घर नहीं होते थे, कुछ नहीं होता था, पहिया नहीं था, आग नहीं थी, एक 15-20 लोगों मिलके जाके शिकार करने निकलते थे। दिल तो माओ का धड़कता था ना तब भी, धड़कता था बिल्कुल। पर क्योंकि तो तब भी लगता था कि बच्चा गया बाहर और आगे क्या होगा, जो करने गया उसको भी लगता था शिकार ये मिलेगा स्ट्रेस नहीं आज भी मिलेगा, है, घर के लिए खाना लेकर आ पाऊंगा नहीं ला पाऊंगा, ये स्ट्रेस आज भी है। आज भी है। पर तब ये नहीं होता था कि मेरी शर्ट की सफेदी आपकी शर्ट से तो वो लेजिटिमेट स्ट्रेस था, वो और ये लेजिटिमेट स्ट्रेस illegitimate खत्म नहीं होंगे वो होना भी चाहिए भाई, वो आपके सर्वाइवल की कॉस्ट है। राइट, कॉस्ट है सर्वाइवल की। पर इलेजिटिमेट स्ट्रेस जो हमने बना रखा है वो मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड की ये डिमांड है, कैपिटलिस्टिक वर्ल्ड की डिमांड है, और हम लोगों ने भी एक मसला क्या कर लिया ना, अचीवमेंट के साथ अपनी हैप्पीनेस को जोड़ दिया। अब अचीवमेंट तो खत्म नहीं होगी, करते जाओ, वॉट एवर यू विल डू। वो ट्रेडमिल पे दौड़ते हैं हम सब लोग, जितना ट्रेडमिल पे दौड़ते हैं सीधा चलें यहाँ से, तो सोचें कनॉट प्लेस के एक चक्कर काट के वापस आ जाएंगे। बिल्कुल, बताइए, एक ही कमरे में घूमते रह गए, एक ही जगह पे चले जा रहे। दिस इज ट्रेडमिल ऑफ हैप्पीनेस। गॉट इट सर, गॉट इट। सो इससे ज्यादा सिंपल मुझे लगता नहीं कि मैं शायद इसको एक्सप्लेन कर पाऊंगा। जी बिल्कुल सर, बहुत अच्छे से आपने एक्सप्लेन कर दिया, बहुत अच्छे से समझ में भी आ गई ये बात। अब इसी के अंदर अगर आगे बढ़े, कंटिन्यूएशन टू दिस ओनली, तो टेक्नोलॉजी, डिजिटल एज, इन सब का तो बहुत इम्पैक्ट पड़ रहा है आज की डेट में। फोन पे हम लगे हुए हैं, हर वक्त फोन पे लगे हुए, चाहे मदर हो, चाहे फादर हो, चाहे बच्चे हो, तो इसका भी तो हमारे मेंटल हेल्थ के ऊपर इम्पैक्ट पड़ रहा होगा। तो क्या नेगेटिव है, क्या पॉजिटिव है, और फॉलो अपने के ऐसी कौन सी डिजिटल हैबिट्स हैं जिनको हमें अवॉइड करना चाहिए? पहली बात वही, जो रिक्त है और जो अतिरिक्त है, जी, पहला काम तो वही। जी। दूसरा, सब लोग तो लगे हुए हैं पर सब लोग एक चीज पे नहीं लगे। थीम पर सबकी कॉमन है। तो बच्चा कार्टून्स हो सकता है देखने में लगा हो, टीनेज जो है वो चैटिंग में हो, फादर जो है वो आस्था चैनल देख रहे हो, राइट, और कोई भी ऐसा धार्मिक चैनल देख रहे हो जो सीनियर सिटीजन है, माता जी रेसिपी देख रही हो, ठीक है, कोई जना कह रहा हूँ मैं पढ़ रहा हूँ, कॉमन थीम एक ही है, that they are getting what they are interested into। राइट, सबके इंटरेस्ट अलग अलग हैं। काम इंटरेस्ट का, इंटरेस्ट फुलफिलमेंट होना ना इज अ सेंस ऑफ जॉय। सेंस ऑफ जॉय जब आता है तो उसको हमेशा, सेंस ऑफ जॉय जो है ना वो घोड़े की तरह, जिसको लगाम की जरूरत है। ओके। पर ये सेंस ऑफ जॉय जो है वो सिर्फ फोन से नहीं है या स्क्रीन से नहीं है, लोगों को अल्कोहल लेने से भी आता है, जी बिल्कुल, एडिक्शंस में भी आता है, अचीवमेंट्स में भी आता है। हाँ जी, बाकी सब में क्या है ना, मेहनत बहुत लगती है। हाँ, और फोन देखने में मेहनत तो बिल्कुल। फोन इज बेसिकली अ लेजिटिमेट ड्रग। लेजिटिमेट ड्रग, जैसे टोबैको है, 18 साल से बड़े पर्सन से नीचे को नहीं बेचते, राइट, ठीक है, कोकेन किसी को नहीं बेचते। हाँ जी, दोनों ड्रग्स हैं, एक लेजिटिमेट ड्रग है, एक लेजिटिमेट टोबैको, बट चलो टोबैको पब्लिकली एक्सेसिबल है, अल्कोहल पब्लिकली एक्सेसिबल जी। नाउ यू विल फाइंड दैट पीपल सफरिंग फ्रॉम कॉफी एडिक्शन, राइट, चाय एडिक्शन, ये लेजिटिमेट सब्सटेंसेस है जी, द एडिक्शन ऑफ टोबैको राइट, एंड एडिक्शन ऑफ अल्कोहल, एंड शुगर इज आल्सो कमिंग। हाँ ठीक है, तो वो सारा वो सेंस ऑफ जो वेलबींग या गुड फीलिंग वाली जो जितनी भी चीजें हैं, बेकरी आइटम्स एंड अदर थिंग्स, हाईली प्रोसेस्ड फूड, राइट, तो ये सब लेजिटिमेट एडिक्शंस हैं। बट उसमें क्या होता है ना, लोग अच्छा बुरा बहुत जल्दी समझने लगे थे। फोन क्या है ना, एक नया नया लेजिटिमेट एडिक्शन है। फ्री इंटरनेट या हाई स्पीड इंटरनेट विद अनलिमिटेड अमाउंट ऑफ डेटा, राइट। तो ये एक तो यह है कि आपको ड्रग मिल रही है और वो आपको अनलिमिटेड मिल रही है, ले जाओ। तो आप जितनी, ड्रग्स की एक खास बात क्या है, आप जितनी लेते हैं अगली बार उससे ज्यादा लेने की डिमांड आती है फ्रॉम द साइड ऑफ द बॉडी टू अचीव द सेम लेवल ऑफ जॉय। ओके। सो ड्रग्स का पहला काम होता है कंट्रोल खा जाना, ओके, लगाम उतार देना, जो हटा हाँ, राइट। अब आप इंटरेस्ट की चीज कर रहे हैं, मतलब मैं ये कहना चाहता हूं कि इवन जो लोग
इंफॉर्मेशन भी ले रहे हैं। एक्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन Yes, आ गया yes, उसके yes, अंदर कि yes, जितनी इंफॉर्मेशन चाहिए जैसे बहुत ज्यादा ले लिया, एआई मॉडल्स हैं अभी आ गए हैं बिल्कुल। ठीक है, एआई मॉडल्स को हम लोग ये मान के चलते हैं कि ये बहुत ज्ञानी है और इवॉल्व कर रहे हैं। राइट। अगर उनसे एक ही सवालों को कई किस्म से करा जाए या रिपीट लूप में करे जाए, जी, दे स्टार्ट हेलुसिनेटिंग। अच्छा, एआई हेलुसिनेशन इज अ कॉमन फिनोमिनन। अगर आप उसको कंफ्यूज करते हैं, एक ही सवाल को अलग अलग तरीके से पूछते हैं, जी, हो सकता है आगे के मॉडल्स में उसको कंट्रोल कर लें, पर आज की तारीख में एआई मॉडल्स जो हैं, सो देयर इज अ कॉमन फिनोमिनन कॉल्ड एआई हेलुसिनेशंस। आप एआई से पूछ लीजिए कि किसी ब्लाइंड पर्सन को व्हाइट कलर कैसे बताऊं, अच्छा, तो वो बोल सकता है कि उनको बोलें जैसे दूध होता है। भाई जिसने दूध नहीं देखा वो कैसे बताए? वो बोल सकता है कि जैसे स्वान होता है। स्वान भी नहीं देखा, ब्लाइंड है। अब वो उलझा रहेगा, थोड़ी देर में वो भी परेशान हो जाएगा, वो अनर्गल जवाब देगा। एक्सेस इंफॉर्मेशन, एआई के पास इंफॉर्मेशन है, उसको प्रोसेस करने के लिए मैकेनिकल सिस्टम है, कोई इमोशनल इनपुट नहीं है, नहीं है, कोई वैसा चैलेंज नहीं है कि उसको लगेगा कि कोई पकड़ेगा तो मेरी बेइज्जती हो जाएगी। नहीं है, हम और आपको तो बोलते हुए चार चीजें सोचनी पड़ती है ना, बिल्कुल। तो वो बिल्कुल एक साफ थिंकिंग मॉडल ही है एक तरीके का। राइट, व्हेन इट कैन गेट अफेक्टेड बाय बल्क ऑफ इंफॉर्मेशन, हम और आप चीज क्या, बिल्कुल सर। सो जो आदत है उसमें डिजिटल का फायदे भी बहुत हैं, अब फायदे उठाए हैं लोगों ने, जी, पर हमारी दुनिया की एक खास बात है, हर वो चीज जिसको हम फायदे के लिए बनाते हैं उसका नुकसान होता है, हम उसको नुकसान के लिए ज्यादा यूज करते हैं। पॉलीथीन जब आई थी तो ये कहकर आए थे कि इट इज गोइंग टू सेव मिलियंस ऑफ ट्रीज। राइट, पेपर बचेगा, पेड़ बचेंगे, ऐसे ही आई थी। आई रिमेम्बर इट वेरी वेल। और आज की डेट में उसी ने सबकी, ठीक है, जितनी भी स्ट्रीट ड्रग्स हैं वो मेडिसिनल पर्पस से उगाई जाती थी, ठीक है जी, स्ट्रीट ड्रग्स में। तो ये हमारी टेंडेंसी है कि हम लोग, द ग्रास इज नॉट ग्रीनर एट अदर साइड, आवर प्रॉब्लम इज दैट व्हाट एवर साइड वी रीच ना, वी मेक इट नॉट ग्रीन। तो एक्सेसिबिलिटी कितनी हो गई, आप सोचें आज इंटरनेट से कितना हेल्थ डिजिटलाइज हो गया, डेटा रिकॉर्ड कीपिंग कितना आसान हो गया। एक डॉक्टर एक एंड पे दुनिया में बैठा हुआ है, दूसरे एंड पे देख सकता है, बिल्कुल बात कर सकते हैं, ठीक है। आपका मेरा डिजी लॉकर बन गया, 4 कागज लेके जाना बंद हो गया। मैं हेल्थ की पर्पस से छोड़ दें और पर्पस से भी, तो वो तो कॉमन है ही ना, पेमेंट्स होने लग गई हैं, एक्सेसिबिलिटी बढ़ गई। जो पेशेंट किसी भिंड के किसी गांव में है वो ऑनलाइन हमारे और आपके साथ में मेंटल हेल्थ ट्रीटमेंट ले सकता है, वो ठीक है, हो गया। राइट, फायदे तो हैं, बहुत हैं, अवेयरनेस भी बढ़ती है। आज मैं अगर कोई एक लेजिटमेट आंसर देता हूँ किसी जवाब का सवाल, हम लोग इसको डिजिटली डाल रहे हैं, बिल्कुल, तो हम लोग बाउंड हैं डिजिटल प्रोसेस के साथ जाने के लिए। राइट। अब क्या होगा, आपने तय किया कि आप एक सीरियस अवेयरनेस जनरेटिंग प्रोग्राम जनरेट करेंगे, राइट। डेविड धवन साहब ने सोचा कि नहीं, मैं तो फनी बनूंगा और मैं गोविंदा जी और अनिल कपूर जी को लेकर कोई फिल्म बनाता हूँ जिसमें गोविंदा जी को जो है वो मानसिक डिफिकल्ट बताता हूँ। वो भी बना सकते हैं, उन्होंने बनाई है फिल्म ऐसी। तो वो याद आ गई मेरे को, बेबी स्टेप्स, राइट। गोविंदा फैन है आप भी? नहीं सर, मैं मूवीज बहुत देखता हूँ। नहीं ठीक है, तो वो अगर आप ऐसे दिखाना चाहेंगे तो क्या होगा, आप भी तो कर सकते हैं भाई, कर सकते हैं, राइट। आपने तय किया ना कि आप सच की बात करेंगे, समझदारी की बात करेंगे, एक मैसेज कन्वे करेंगे। हम जो डिस्कशन करने वाले लोग हैं ना, एक बहुत छोटा चंक है। एवरीबॉडी इज मेकिंग रील्स, राइट, टू जनरेट दैट इंस्टेंट फन, ठीक है। तो वो मानसिक रोगों के बारे में जब बात करेंगे तो दे विल शो अ पर्सन इन बैड शेप। तो ये डिजिटल का नेगेटिव इफेक्ट भी है, क्योंकि डिजिटल में आप नोटिस करिए सही या सीरियस बात करने वाले लोगों की संख्या बहुत कम है, बहुत ही कम है, ठीक है। जो लॉजिकल बात करें, रैशनल बात करेंगे, राइट। रैशनैलिटी बोरिंग होती है, काम की बातें सब सारी बोरिंग होती है। नहीं, ज्यादातर लोग रैशनल तरीके को बोलते भी ऐसे ही, they make it more serious sounding। हम लोग भी इस इंटरव्यू को बहुत मेडिकल जार्गन के साथ कर सकते थे ना, बिल्कुल सर, कर सकते थे, पर हम लोगों ने क्या तय किया हुआ है कि नहीं, हम लोग लोगों के ऊपर में तनाव की जानकारी का तनाव नहीं बढ़ाएंगे। राइट सर। तो पहला फैक्टर ये है। दूसरा, एक्सेस यूज कैन गिव्स यू
false information also. नंबर 3, मेडिकल साइंस के बारे में एक्सेस यूज जो है वो वैसा ही है जैसे ऑनलाइन स्विमिंग सीखना. Got it. तो मेडिकल इंफॉर्मेशन अगर आप ऑनलाइन लेना चाहते हैं तो उसकी एक लिमिट रखें कि कैसे अपॉइंटमेंट मिलेंगे और क्या मोटा मोटा प्रेजेंटेशन हो सकता है. नहीं तो मेडिकल साइंस में एक रूल है, हाफ राइट इज फुल रॉन्ग. अब मैं हूं साइकियाट्रिस्ट और आप मुझसे कहते हैं डॉक्टर साहब आपने एमबीबीएस तो किया है, बैचलर ऑफ सर्जरी तो आप हैं ही, तो मेरा अपेंडिक्स निकाल दीजिए. राइट. मैं कहता हूं कि भाई मुझे है ना पेट खोलना, अपेंडिक्स काटना तो आता है, बंद करना नहीं आता पेट को. ये हाफ राइट तो है. राइट. खुला पेट लेके घूमना फुल रॉन्ग. बिल्कुल. सो मेडिकल इंफॉर्मेशंस को हाफ राइट भी ना लें आप. वो आपकी तनाव, क्योंकि सबसे ज्यादा मुश्किल में, बीमार से ज्यादा मुश्किल में कंफ्यूज बीमार होता है. कंफ्यूज तो सही पर्सन जो बीमार ना भी हो वो भी परेशान ही होता है. तो आपकी जो हाफ इंफॉर्मेशन है वो अगर आपके कंफ्यूजन में ऐड ऑन कर रहा है तो ये वैसे ही है जैसे आप स्विमिंग सीख रहे हैं इंटरनेट से और पानी में उतरते ही आप आगे नहीं बोलना चाहिए. राइट सर. फिर एक और बड़ा मसला है कि जब इंफॉर्मेशंस आती हैं तो अनफिल्टर्ड इंफॉर्मेशन है. करेक्ट. डिजिटल मीडिया की एक प्रॉब्लम है, सोशल मीडिया की एक प्रॉब्लम है कि वहाँ पे क्या ना, एक मीडिया में पहले एक एडिटर होता था, हेल्थ का हेल्थ एडिटर होता था तो वो फिल्टर करता था. फाइनेंस का फाइनेंस एडिटर होता था, एंटरटेनमेंट का भी एडिटर होता था. सोशल मीडिया ने क्या है ना, एडिटर हटा दिया. तो आप इंफॉर्मेशन की फिल्ट्रेशन नहीं है. अब कोई भी कुछ भी बोल रहा है. अब आपको जो पसंद आ रहा है वो सही है, क्योंकि हम बायस्ड हैं, हम वो सुनना चाहते हैं और उसकी बात मानते हैं. क्योंकि पॉपुलर जो है ना, अब वो नहीं पहले बोलते थे, पहले माइट इज राइट होता था पर हम लोग कहते थे राइट इज राइट. राइट इज राइट. नाउ सोशलाइट इज राइट. एब्सोल्युटली. जो पॉपुलर है वो राइट है, वही ठीक है, क्योंकि वो आपको है ना वो अवास्तविक होप देना चाहता है जो आप लेना चाहते हैं. तो कुछ लोग ये ना हमेशा एक आदत होती है, एक सीधा साधा रास्ता है. अगर मान लीजिए कि आपके स्टूडियो से कनॉट प्लेस जाने का एक सीधा रास्ता है जी. कुछ लोगों को आदत होती है नहीं, इस रास्ते से नहीं जाएंगे, नया कुछ ढूंढेंगे. गिरते पड़ते पहुंचे नहीं पहुंचे पर वो नॉवेल्टी तो है ना. एस्टैब्लिश्ड चीजों को लोग है ना वो मान के चलते हैं कि वो लो इन ऑर्डर है, क्लीशे जिसको बोलते हैं, ये तो कोई भी कर लेगा. तो सोशल मीडिया का है ना वो बोतल का ढक्कन खोलने के 101 तरीके भी सिखा सकता है. एब्सोल्युटली सर. अब सर ये चीज हमें उसमें देखने को मिलती है ना, खाने की रेसिपीज में किसी में भी कुछ भी चीज को मिला के मिक्स करके नई आपके लिए डिश बना दी जिसका कोई कॉम्बिनेशन ही नहीं है, कोई वर्स्ट. अरे उसका एडवांटेज है, उसमें एक चीज है जो आपके ट्रेडिशनल सिस्टम में नहीं है, वो है नॉवेल्टी. राइट. हमारी और आपकी जो खुशी है ना किसी चीज, वो याद करिए वो आपने जो शेरवानी खरीदी थी बड़ा सोच के, वो जूते खरीदे थे बहुत तमन्ना से, वो आप कहीं धूल खा रहे हैं. बिल्कुल. क्यों? जब लिया था तब क्या था? तब उसका बहुत क्रेज था किसी भी चीज का, और जैसे उसकी नॉवेल्टी खत्म हुई तो वो खत्म हो गया, वैल्यू खत्म हो गई. इसलिए ये बोतल का ढक्कन खोलने के 2 तरीके नहीं सिखा रहे, 101 तरीके. सर के बल खड़े होकर खोलिए, कंधे पे लेट के खोलिए, पेट के बल लेट कर खोलिए, छत पे लटक के खोलिए, जिस भी तरीके से खोलिए 101 तरीके सिखा रहे. राइट. दैट्स नॉट लिमिट. तो उसमें कोई लिमिट नहीं है. तो कई इश्यूज हैं मेंटल हेल्थ को लेकर, उसने बहुत बिगाड़ किया है, ऐसा नहीं है. ओवरडू कर देना, नॉर्मल चीजों को मेंटल हेल्थ में डायग्नोसिस में ले आना. सर नॉर्मल चीजों की जैसे आपने बताया, कहा भी ये बात, एक बड़ा कॉमन चीज मैंने काफी काम किया है, बहुत लोगों से सुनता आया हूँ कि लोग बोलने लग जाते हैं मुझे ओसीडी है. इस टर्म्स में कि यार मेरे को यार कुछ टच कर लिया तो हाथ धोने हैं, और या फिर यहाँ कहीं नई जगह पे आ गए, किसी यहाँ पे भी हाथ लग गया, कहीं पे भी हाथ लग गया, हाथ धोने हैं. या फिर बड़े पर्टिकुलर हो जा रहे हैं कि नहीं इसको ऐसे नहीं, ये कप ऐसे नहीं, हल्का सा ऐसे करना है, बहुत जरा सा ही, कुछ नहीं,
सही रखी है चीज, पर अपना हाथ टच करना बहुत जरूरी हो गया। अब किसी केस में तो, कोई केसेस तो मैंने अपने एक्सपीरियंस में देखे, किसी को सही में ज्यादा है और किसी को है नहीं, नॉर्मल है, थोड़ा बहुत है, ठीक है यार तुमने दिन में 5-7 बार हाथ धो लिए, वो भी अपने आप को बोलने लग जाते हैं हमें तो ओसीडी है। उसके दो फैक्टर हैं। एक बड़ा फैक्टर तो ये है कि कुछ लोग है ना ऐसे बोल के अपने खुद में जो ऑकवर्डनेस फील कर रहे होते हैं, अच्छा, उसको एक जस्टिफिकेशन दे देते हैं, उसको कवर अप करने के। जैसे मान लीजिए मैं आपके साथ बदतमीजी करके खुद को बोल दूं कि हम तो नार्सिसिस्टिक हैं। ओहो, नार्सिसिस्टिक आदमी कभी मानेगा ही नहीं कि उसने गलती की। राइट। एक्चुअल नार्सिसिज्म में तो यही होता है कि तो जब कोई जना कुछ गलती कर देता है और उसका गिल्ट सेंस बोलता है ना कि यार तुमने ये कर दिया ठीक नहीं था, तो अपने आप को जस्टिफाई कर दिया भाई हम तो नार्सिसिस्टिक। असल नार्सिसिज्म में यार ये सवाल ही नहीं आता कि वो ये बोले कि हमने कुछ गलत किया है, हम ऐसे बस वो है, बस सब गलत नहीं किया, जो है वो है। तो क्या है ना, एक ओनस होता है, लोग ये महसूस करते हैं कोई मुझे जज तो नहीं कर रहा, मैंने कब सीधा कर दिया, कोई मुझे जज तो नहीं कर रहा। तो ये आसान है ये कह देना। ओके, एक तो वो फैक्टर तो है जी। दूसरा, लोगों को एक्चुअल में ओसीडी होता है और ओसीडी एक डिसऑर्डर है जो कि इजीली मैनेज होने वाला डिसऑर्डर है। पर अगेन अगर कोई ट्रीटमेंट ना कराएगा तो फिर उसका तो विजिबल होगा। राइट। आप इस लिहाज से देखें तो जब कोविड की शुरुआत हुई थी और सब लोग ये कह रहे थे हाथ धोइए, राइट, तो क्या वो सबको सारी दुनिया का मास ओसीडी था? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, नहीं था ना। नहीं, उसमें भी जिन लोगों को ओसीडी था वो तो अलग ही चल रहा था। वो चल ही तो रहा। अगर आपका हाथ धोने का एक साइंटिफिक मेथड था कि इतने मिनट के लिए हाथ धोने, ओसीडी में उतना कंट्रोल नहीं रहेगा। और दूसरी बात यह है ना, ओसीडी को लेकर, ओसीडी भी अपने आप में एक है ना, बड़ा एक मिथ है उसमें भी। वही मिथ क्लियर करना चाह रहे हैं। देखिए ओसीडी के साथ में जनरल मिथ तो वही है जो कि सारी मानसिक समस्याओं के साथ में। अच्छा, एक तो सबसे कॉमन मिथ ये है कि ओसीडी मतलब चीजें छूना, हाथ धोना, यही है। ओसीडी कई किस्म का हो सकता है। ओके। कुछ लोगों को एग्रेसिव थॉट्स आ सकते हैं, कुछ लोगों को सिमेट्री का इश्यू हो सकता है, कुछ लोगों को ब्लास्फेमस थॉट आ सकते हैं। दूसरा काफी कॉमन है जो ज्यादातर लोग मान के चलते हैं, ओसीडी मतलब कोई सनकी हो गया। ये बड़ा कॉमन वर्ड चलता है हिंदी भाषा क्षेत्रों में, सनकी हो जाना। ये सनक नहीं है, ये व्यक्ति की एक मानसिक लिमिटेशन है और वो उसकी चॉइस से नहीं है और वो उससे कुछ अचीव भी नहीं कर रहा है अदर देन अ शॉर्ट अमाउंट ऑफ रिलीफ। वो विक्टिम है भाई। तीसरा, काफी लोग ये मान के चलते हैं कि ओसी, क्योंकि ऑब्सेशनल, ऑब्सेशन वर्ड जो है वो इंग्लिश सिनेमा में है ना, वो बड़ा वैसे मेनियक एंड ऑब्सेशन बहुत कॉमन वर्ड है, तो लोगों को लगता है बहुत खतरनाक व्यक्ति होगा। ऐसा नहीं। जैसे और मानसिक समस्याओं में हिंसा की जो चांसेस हैं वो लिमिटेड होते हैं, उससे ज्यादा हिंसा जो है वो मानसिक डिस्ट्रेस वाले लोगों और नॉर्मल पॉपुलेशन में होती है। कुछ लोग कहते हैं ओसीडी साधारण चिंता है। साधारण चिंता में भी सोच बार बार आ सकती है, पर साधारण चिंता जो है वो आमतौर पे समय के साथ ऑटोमेटिकली इंप्रूव करती चली जाती है। आज मान लीजिए आपका कुछ नुकसान हो गया, सपोज जी, कुछ पैसे गिर गए, चश्मा टूट गया, कुछ हुआ, तो आप नोटिस करेंगे सबसे पहले आप परेशान हो रहे हैं शुरुआती टाइम में। विद पासिंग डेज यू विल फाइंड कि आप ऑटोमेटिकली इंप्रूव करते चले जा रहे हैं। थोड़ा ध्यान कम होता जाएगा उसके ऊपर, अगले दिन और ध्यान कम हो जाएगा, बीच बीच में ध्यान है। ओसीडी में ऐसा नहीं। अच्छा, उतना ही लेवल पे रहता है। हाँ, वो ओसी फ्लक्चुएट कर सकता है, पर वो ऐसा नहीं होगा। और ओसीडी किसी इवेंट से स्टार्ट नहीं होती। साधारण चिंता आमतौर पे इवेंट से स्टार्ट होती जी। किसी ने कुछ बोल दिया, फोन पे दोस्त ने कुछ बोल दिया, बर्थडे पे विश नहीं किया, ठीक है, किसी का गलत पैसा ट्रांसफर हो गया, ठीक है, तो उसमें चिंता, ओसीडी में कोई विशेष चिंता का कारण नहीं है। बिना मतलब किसी कारण के वो चिंता ऑटोमेटिक बन जाने वाली बात। ओके, ठीक है। तो ओसीडी की जो ज्यादातर मिथ, और उसमें सबसे बड़ा मिथ है कि इसका इलाज ही नहीं हो सकता। ये और एक बड़ी भारी समस्या है। सर, मान के बैठे हैं वो लोग जिनको ओसीडी नहीं है, वो अपने आप को ओसीडी मान के बैठे हैं और ये भी मान के बैठे हैं कि हमारा इलाज नहीं है। देखें, उनमें से मेजर लोगों को ओसीडी सच में नहीं है, तो फिर इलाज की जरूरत नहीं है। किसी भी मानसिक समस्या का इलाज का एक क्राइटेरिया है। पहला, कि वो इतना इम्पैक्टिंग हो कि आपकी रियल लाइफ में, डेली लिविंग में, ऑक्यूपेशन में, आपके फंक्शंस में, आपकी कैपेसिटीज में एक्चुअली में डेंट कर रहे हैं। दूसरा, वो आम पॉपुलेशन से ज्यादा आपके साथ हो रहे हैं।
तीसरा, उनकी सीवियरिटी बहुत ज्यादा है। जब तक ये 3-4 क्राइटेरिया फुलफिल नहीं होते, हम उसको डिसऑर्डर कैटेगरी में डालते हैं। डिसऑर्डर का मतलब ही ये है कि आपकी ऑर्डरली लाइफ जो है वो कॉम्प्रोमाइज होगी। राइट, सिंपल अगर मैं समझाऊं तो। बिल्कुल सर। तो जिन चीजों को आप कोप कर जाते हैं बेहतर तरीके से, तो वो आपका डिसऑर्डर फॉर्म में तो नहीं होगा। डिस्ट्रेसिंग हो सकता है, स्ट्रेस हो सकता है, एग्जाम है, डिस्ट्रेस हो गया एग्जाम का, बच्चों को नौशिया हो गई, वॉमिटिंग हो गई, पैल्पिटेशन हो गया, एंजाइटी हो गई, उस समय में होता है एग्जामिनेशन में। जिस दिन एग्जाम खत्म हुआ उस दिन ठीक हो जाते हैं, ठीक है ना, तो यानी सिचुएशनल था। राइट। तो उसका ट्रीटमेंट कब तक चलेगा? जब तक सिचुएशन है। ऐसी डिसऑर्डर्स जिनकी सिचुएशन लिमिट नहीं है, इवेंट लिमिट नहीं है, रिकवरेबल, जो स्पॉन्टेनियस रिकवरेबल हैं बाय द प्रोसेस ऑफ टाइम और बाय द प्रोसेस ऑफ चेंज ऑफ द एनवायरनमेंट, उनमें ट्रीटमेंट की जो अप्रोचेस होती हैं वो डिफरेंट होती हैं। और ओसीडी तो बहुत ही अच्छा डिसऑर्डर कहलाएगा अगर इलाज के लिहाज से देखा जाए तो। और उसमें दवाइयों के साथ में साइकोथेरेपीज हैं बहुत इफेक्टिव, पर आमतौर पे काफ़ी लोगों को ओसीडी के साथ में एडिशनल कोमॉर्बिड कंडीशंस होती हैं, तो फिर ट्रीटमेंट उतना कॉम्प्लेक्स हो, जितनी कॉम्प्लेक्स सिचुएशन उतना कॉम्प्लेक्स ट्रीटमेंट, बट मैनेजेबल बहुत है ओसीडी। तो ओसीडी को लेकर बहुत मिथ है, बहुत ज़्यादा है सर। ठीक है, तो आपने काफ़ी मिथ्स को आज बस्ट कर दिया है ओसीडी से। आई होप पीपल बाय इट, बिकॉज हर एक डॉक्टर पाठक के ऊपर में 1000 इन्फ्लुएंसर हैं सो जो कुछ भी जो डॉक्टर पाठक का एंटाई प्रोसेस में डिस्कस करेंगे। तो वो डिस्कशन को हम सोशलाइट को फाइट नहीं कर पा रहे। राइट। तो जो मान के चलते हैं कि आपको एक तर्क के साथ में जानकारी चाहिए, दे विल डेफिनेटली इंफॉर्मेशन और इलाज की खास बात जानते हैं क्या है जी, क्या सिर्फ उन पे काम करता है जो लेता है। इलाज देने से मरीज ठीक नहीं होता, इलाज लेने से मरीज ठीक। हमेशा सही सलाह देने से लोगों की जिंदगी में सुधार। तो सर ये टेंडेंसी कैसे चेंज होगी सर? जैसे बहुत लोग सलाह तो मांगते हैं पर उस पर अमल कभी नहीं करेंगे, उसको एक्सेप्ट नहीं करते किसी भी एस्पेक्ट के अंदर। सलाह लेनी जरूर है, अब वो फॉर्मेलिटी है या सिर्फ इंफॉर्मेशन है जो चाहिए। इंफॉर्मेशन को नॉलेज और नॉलेज को विजडम बनने में स्टेजेस लगती हैं। ओके। तो ज्यादातर लोग ये मानते हैं कि हमने सलाह ले ली तो हमारा विजडम बढ़ गया। हाँ जी, बिल्कुल। इंफॉर्मेशन इज नॉट विजडम। इंफॉर्मेशन इज नॉट द विजडम। पर लोग मानते ही भाई विजडम के लिए आप नोटिस करें, इंफॉर्मेशन जो है मॉडर्न वर्ल्ड की इंफॉर्मेशन बहुत है। राइट। मॉडर्न वर्ल्ड की विजडम जो है वो आप ये मान के चलते सकते हैं कि एक एंशिएंट टाइम से अच्छी है। मान के चलते हैं भाई, जिस जमाने में बिजली नहीं थी, जिस जमाने में पुलिसिंग नहीं थी, जिस जमाने में आग नहीं थी, घर नहीं थे, सड़कें नहीं थी, इंसान ने वो टाइम किससे फाइट किया होगा? आज तो रिसोर्स 25 हैं जी, बिल्कुल। तब तो ये भी नहीं पता था कि नॉर्थ जाने का रास्ता क्या है और साउथ जाने का रास्ता क्या है, और दुनिया में सब जगह इंसान फैल गया, फिर भी फैल गया। बिल्कुल ठीक है। सबसे मतलब कमजोर प्राणियों में से इंसान आता है, ना नाखून ना दांत। जी जी जी, ठीक है जी। कोई जानवर खा जाए भाई उसको। मैं आई ऑलवेज कंपेयर दिस 10,000 years बैक ह्यूमन जो पहली बार इकट्ठा होके और क्लस्टर्स में रहने लगा, सोसाइटी बनाई उसने। राइट। उससे पहले उनको कौन सरवाइव करा रहा था? खुद ही कर रहे थे। विजडम। विजडम, विजडम कम्स फ्रॉम प्रैक्टिकलिटी। विजडम कम फ्रॉम द सर, इंटेलिजेंस की बेसिक डेफिनेशन यही है कि एडेप्टेबिलिटी। राइट। जो एडेप्टेबल होते हैं, तो ज्यादातर लोगों को लगता है कि उन्होंने इन्फॉर्मेशन ले लिया ना, ये विजडम है। हाँ, विजडम हो गया, ये इन्फॉर्मेशन है। इन्फॉर्मेशन से बनती है नॉलेज, और नॉलेज की प्रैक्टिकलिटी होती है विजडम। तो ज्यादातर लोग इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं। वो इंटरनेट पे भी जो आप बता रहे थे कि ज्यादा समय बिता रहे हैं इंटरेस्ट के साथ में और जानकारियां ले रहे हैं जी, और उसके बाद सर अपने आप को समझते हैं कि मैं ही सब कुछ हूँ। सर वाइज आदमी का जो पहला स्टेटमेंट होगा ना, वो यही होगा कि मैं ही हूँ जो सबसे कम जानता है। राइट। इसी को विजडम बोलते हैं। और तभी, क्योंकि एक रूल है, ऑस्मोसिस और विजडम जो है जी, वो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ ही जाती है। हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ। अगर आप अपने आप को वाइज मानना शुरू होते हैं तो फिर आप ये समझ लें कि यहाँ से अब आपका पतन शुरू हो चुका है।
ये सभी दर्शकों के लिए है जो अपने आप को YouTube पे देखकर इंफॉर्मेशन लेकर सोचते हैं कि हमें हर चीज की पूरी जानकारी है। अभी हाल फिलहाल में पढ़ा, YouTube देखकर किसी ने अपने पेट के टांके लगाना शुरू कर दिया। ये इंफॉर्मेशन तक तो ठीक था कि पेट के टांके कैसे लगते हैं, तो पर्सन जो है वो उसको अपने लिए अप्लाई करेगा कि नहीं अप्लाई करेगा, ये उसका विजडम डिसाइड करेगा। आपका विजडम अगर ये कहता है कि नहीं भाई यही जो इंफॉर्मेशन मिल गई है और मुझे एक्सपर्टीज हो गई, अगर इतना आसान सर्जन बनना इतना आसान होता, भाई हम तो साइकियाट्रिस्ट बने हैं, बिल्कुल ब्लडलेस हमारा काम है, किसी को हम लोग मतलब किसी की चोट, फिजिकल चोट तक हम लोग हार्डली कम टू सी एंड डू एनीथिंग फॉर अबाउट इट। तो हम लोगों को 5 साल की MBBS करनी पड़ती है और एटलीस्ट 3 साल की एक सेक्रेटरी में रेजिडेंसी करनी पड़ती है जी। सर्जन्स को भी 8 साल बिताने पड़ते हैं सर्जन बनने के लिए। राइट। वो टांके तो वो भी YouTube से सीख सकते थे। ठीक है, पर मुझे पता है कि समाज जो है वो बना ही चोट खाकर सीखने के लिए जी। तो ये एक्सपीरियंस जब आएगा तो लोगों का विजडम बढ़ता है। वी आर बोर्न टू बिकम वाइज अनलेस समथिंग हिंडर्स इट। राइट। आज अगर हमारी आपकी बातें सुनकर कुछ लोग विजडम की तरफ चले जाए, समझदारी को समझे, तो बहुत बेहतरीन काम हो जाएगा सर। इवन वाइज पीपल आर सपोज टू मेक मिस्टेक्स। सो वाइज हो जाना और मिस्टेक से बाहर हो जाना, ये दोनों पॉसिबल एक साथ कभी कभी नहीं भी होता। वी आर ऑलवेज फ्लॉड पीपल। यही हमारा विजडम होना चाहिए कि वी कैन मेक द मिस्टेक्स। जी सर। सर अगला जो टॉपिक है वो भी आजकल बड़ा हॉट टॉपिक चल रहा है कुछ समय से, बहुत ज़्यादा नज़र आने लगी हैं चीज़ें। इन टर्म्स ऑफ डिप्रेशन की हम बात कर रहे हैं एंड एंजाइटी। दो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा अब उभर के आ रही हैं, स्पेशली जब कुछ फिल्म स्टार्स के नाम आए कि उनको डिप्रेशन हुआ था, तो बहुत सारे लोग अपने आप को भी डिप्रेस्ड मानने लग गए हैं। कोई सही में है, कोई नहीं है। और एंजाइटी एक बहुत कॉमन है चीज़ है कि फॉर एग्जांपल अगर हम भी आपका वेट कर रहे थे तो हमें भी लग रहा था यार टाइम होता जा रहा है, एंजाइटी हो रही है। व्हाट एग्जैक्टली इज एंजाइटी? क्या एंजाइटी है? क्या वो एक्चुअल में किस लेवल पे जाके वो एक कंसर्न बन जाती है? एंड सेम थिंग फॉर डिप्रेशन एज वेल, कि क्या डिप्रेशन, व्हाट इज डिप्रेशन, और वो किस लेवल पे आके एक कंसर्न, सीरियस कंसर्न है क्या डिप्रेशन एंड एंजाइटी? देखिए हम लोगों को है ना एक पहले हमेशा ये क्लैरिटी रहनी चाहिए कि हम जिस चीज के बारे में बात कर रहे हैं जी, हम डिप्रेशन एज अ डिसऑर्डर बात कर रहे हैं या डिप्रेशन एज अ सिम्टम बात कर रहे हैं जी। मैं इसको थोड़ा सा फिजिकल एग्जांपल से समझाता हूँ। ज्यादा लोगों को मानना है कि बुखार एक बीमारी है। हाँ जी, जबकि बुखार एक बीमारी का लक्षण है। कि बीमारी अंदर कुछ है, बुखार उसको ठीक करने की उसका एक फिजिकल मैनिफेस्टेशन। राइट। ठीक है, ऐसे ही डिप्रेसिव फीलिंग जो है वो मेजर डिप्रेशन या क्लिनिकल डिप्रेशन का एक पार्ट है। बट पीपल कैन हैव क्लिनिकल डिप्रेशन विदाउट हैविंग डिप्रेसिव फीलिंग। हमारी समस्या ये है कि हम एक बड़ा मेजर पार्ट जो है उसको उठाते हैं, उससे आइडेंटिफाई करते हैं और बस अपने बूते पे डायग्नोसिस बनाकर अपने आप को डिक्लेयर कर सकते हैं। अपने आप को डिप्रेस खुद ही डिक्लेयर कर सकते हैं जबकि हम लोग उस समय में डिप्रेशन एज अ सिम्टम से गुजर रहे होते हैं। यानी कि रूटीन की जो जनरल सैडनेस है उसको हम लोगों ने बोल दिया कि ये डिप्रेशन, एक चंक उस ग्रुप का है। तो जो रूटीन सैडनेस है, अब सैडनेस मतलब हम और आप जो है ना वो कुछ बेसिक इमोशंस लेके पैदा होते हैं। जैसे एंगर एक इमोशन है। अब कोई जना अगर ये बोलेगा कि मेरा एंगर ही खत्म कर दो, वो नहीं खत्म होगा। फिर क्या चेंज होगा? उसका एक्सप्रेशन। एंगर प्रॉब्लमेटिक नहीं है। हाउ डू यू एक्सप्रेस दैट एंगर? चोट पहुंचा दी किसी को, आपने वर्बली अब्यूज कर दिया, ठीक है। आपको क्या लगता है कि गांधी जी जो हैं अहिंसा पुजारी मानते हैं हम सब, उनको गुस्सा नहीं आता होगा? भैया ये इतने साल तक वो गुस्सा ही निकाल रहे थे। मेरा मुल्क जो है वो आप लोगों ने कब्जा किया हुआ है, हमको इक्वल राइट नहीं देते हैं। उनका तरीका अलग था, एक्सप्रेशन था उस एंगर का। राइट।
एंगर था ना। जी जी जी, बिल्कुल होगा। तो एंगर नेचुरल इमोशन है, एनवी नेचुरल इमोशन है। अब आप उससे इंस्पायर हो सकते हैं, किसी से आप जेलस हो सकते हैं, ठीक है। इसी तरह सैडनेस एक नेचुरल इमोशन है। देयर में बी रिएक्टिव सैडनेस, जैसे मान लीजिए ग्रीफ हो गया, किसी पर्सन का नियर एंड डियर वन पर्सन दुनिया छोड़ के चले गए और वी आर नॉट इमॉर्टल। उस समय में जो अफसोस आएगा, जो उदासी आएगी, वो उस पर्टिकुलर इवेंट का एक रिएक्शन है। और हम लोग ग्रीफ का इलाज नहीं करते, टाइम लेते हैं हम उसको वो सामाजिक प्रक्रियाओं से गुजारते हैं। व्यक्ति को मिलने जुलने वाले आते हैं, 10-15 दिन का प्रोसेस होता है, पूजा पाठ में इन्वॉल्व होते हैं, अपने रिलीजियस स्क्रिप्चर्स लोग सुनते हैं, पढ़ते हैं, कोई फातिया पढ़ता है इस्लाम में, हमारे यहाँ गरुड़ पुराण हिंदुओं में पढ़ी जाती हैं, और भी जगह कुछ ना कुछ डेफिनेटली रिलीजियस स्क्रिप्चर्स या डिस्कशंस होते हैं, स्पिरिचुअल कोपिंग ऐड करी जाती है। आप पाएंगे कि जितना अफसोस किसी के जाने का होगा, इतना डिप्रेशन ज्यादातर लोगों ने महसूस भी नहीं किया होगा, अनलेस दे हैव गॉन थ्रू इधर मेजर डिप्रेशन और सिमिलर ग्रीफ। जब वो लोग स्पॉन्टेनियस रिकवर कर सकते हैं, तो आपने क्या करा, हमने और आपने एक गलत चीज को डिप्रेशन वर्ड दे दिया। हम ग्रीफ को डिप्रेशन बोल सकते हैं, पर वो है नहीं। दूसरा, आपका कोई नुकसान हुआ, आपकी कोई उम्मीद टूटी, तो वो डिप्रेशन नहीं है, वो आपकी सैडनेस है जो कि मोमेंटरीली आई है। अब ये स्पॉन्टेनियसली अगर रिकवर करना शुरू हो जाती है 1 दिन 2 दिन 3 दिन में, तो वो क्लिनिकल डिप्रेशन नहीं है। तो आप अपनी सैडनेस को जब तक डिप्रेशन वर्ड देंगे तो आपके पास में और एक इम्पैक्ट आएगा कि मुझे तो एक मानसिक बीमारी हो गई, जबकि एक डिस्ट्रेसिंग टाइम है। अब जो हम लोग जिन चीजों को ट्रीटमेंट ऑफर करते हैं वो क्लिनिकल डिप्रेशन है या हायर सीवियरिटी वाला मेंटल डिस्ट्रेस। तो क्लिनिकल डिप्रेशन में 3 चीजें होना बहुत जरूरी हैं। एक उदासी होना, एक एग्जॉशन होना, और एक इंटरेस्ट का लॉस होना। ये देखने में तीनों एक जैसी लग सकती हैं, पर ये तीनों बिल्कुल अलग अलग है। इसीलिए इन तीनों को एक साथ मौजूद होना ही ट्रीटमेंट का या डिसऑर्डर का पार्ट कहलाएगा। उसके बाद ये और जरूरी है कि वो 2 हफ्ते तक रहे। जी, मैं सर आपसे यही कहने वाला था कि ये चीजें तो कॉमन, हाँ कॉमन है ना, तो फिर वो 2 हफ्ते तक अगर नहीं है तो वो क्लिनिकल डिप्रेशन नहीं है, हो गया। जी जी। तीसरी बात, सिर्फ ये 3 ही चीज नहीं होंगी, उसके भी कुछ और क्राइटेरियाज हैं। तो हम हर किसी चीज को, हर किसी पर्सन को क्लिनिकली डिप्रेस डायग्नोस नहीं करते हैं, करना भी नहीं चाहिए। आप नोटिस करें, मौसम बदला, सर्दियां आई, थोड़ा ओवरकास्ट मौसम हो गया, आपका मन उदास रहने लगा, थोड़ा आपको लगा कौन घर से बाहर निकलेगा। पर आप पाएंगे कि काफी टाइम में आप अपनी इंटरेस्ट की सारी एक्टिविटी कर लेते हैं। डिप्रेशन में क्या हुआ, इंटरेस्ट भी लो होगा। और डिप्रेशन जो क्लिनिकल डिप्रेशन है, वो भी कई किस्म के होते हैं। मेजर डिप्रेशन अलग है, बाइपोलर डिप्रेशन एक एंटिटी है, डिस्थाइमिया एक एंटिटी है, तो वो भी कई किस्म के डिसऑर्डर हो सकते हैं। सबका एक क्राइटेरिया है। बिफोर दैट क्राइटेरिया यू कैन नॉट से दैट पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम डिप्रेशन। तो अब आप अपने जो जनरल सैडनेस है उसको एक तो पहले इतना बड़ा टैग देने से छोड़ें। आप साइकेट्रिक और साइकोलॉजिकल लैंग्वेज को, जिसका एक स्पेसिफिक काम है, उसको अपने रूटीन का लिंगो बनाएंगे, तो वो रूटीन में भी आप वैसा ही महसूस करेंगे जैसे आप अस्पताल में ही। बिल्कुल वो ऐसी बात हो गई ना कि जैसे आईसीयू के जो स्क्रीन्स होते हैं या मॉनिटर्स होते हैं, उनका अगर वो ट्यून जो है वो अपने फोन की डिवाइस बना लेंगे तो आपको वो फीलिंग कोई बड़ी अच्छी आने वाली नहीं है। सिमिलरली सेम लिंगो अगर आप यूज करेंगे तो आपके अंदर जो इमोशनल उथल पुथल होगी, क्योंकि आपका हर शब्द एक इमोशन इंस्टिगेट करता है भाई। प्रोफेसर, खुद बंदा बात करते करते खुद डिप्रेस हो ही जाएगा इवेंचुअली। अगर एग्जैक्टली डिप्रेस ऐसे नहीं होता कि आप हो ही जाओगे क्योंकि आप एक खराब फीलिंग से जा रहे हो, बट डेफिनेटली क्रॉनिक टाइम तक रहने वाला मेंटल डिस्ट्रेस जो है दैट कैन पुश यू टुवर्ड्स। ये जो डिप्रेशन का वर्ड टर्मिनोलॉजी यूज होती है, स्पेशली इफ यू टॉक अबाउट लेट्स से यंगर जनरेशन, कॉलेज गोइंग, कोई रिलेशनशिप में कुछ हो गया है, तो दिस कुड बी, दे प्रोबेबली कुड बी यूजिंग फॉर सिंपैथी एज वेल, अटेंशन या लव सीकिंग के या सिंपैथेटिक उसके लिए कि यार
मैं बहुत डिप्रेस्ड हूँ, तो ताकि दूसरा बंदा जो है वो उनके प्रति एक सिंपैथी नहीं, दिखाए। रीएश्योरेंस सीकिंग तो देखो यार, आप डिस्ट्रेस में हर पर्सन चाहता है, राइट। अब उसको ये थोड़ी ना पता है कि उसके लिए अप्रोप्रिएट वर्ड क्या है। तो वो जो अपना कंटेम्प्रेरी जो वर्ड्स हैं उन्हीं को सुनेगा, और अनफॉर्चुनेटली जो आती हुई जनरेशन है जी। उसके पास में, आई एम नॉट सेइंग फॉर एवरीबॉडी, राइट। पर आप पाएंगे कि उनका जो है ना भाषाई जो विस्तार है वो लिमिटेड है। जैसे पेरेंटिंग को लेकर देख लीजिए जी। पेरेंटिंग का काम है प्रोटेक्शन, प्रोटेक्टिव होती है पेरेंटिंग। अब उनका अगर उनको ये पता नहीं होगा कि ऑथोरिटेरियन क्या होता है और प्रोटेक्टिंग क्या होता है, ठीक है, तो वही प्रोटेक्शन जो है वो ऑथोरिटेरियन फीलिंग आ सकती है उनको, क्योंकि उन्होंने उसको वो जिस चीज को जिस वर्ड से नवाज देंगे तो आपकी उसकी प्रति श्रद्धा भी वैसे हो जाएगी जी। जैसे हमारे पत्थरों में प्राण प्रतिष्ठा हुई, हाँ जी। तो वही पत्थर की मूर्ति हमारा भगवान होगी, और प्राण प्रतिष्ठा नहीं हुई तो पत्थर तो फिर ठीक है। तो जब लोग ये कहते हैं कि भैया आपके यहाँ तस्वीर भी, भैया वो मंदिर का भगवान नहीं है, उसका प्राण प्रतिष्ठा नहीं, तो हमारी श्रद्धा बदल जाती है। राइट। शब्द जो है ना वो भाव के साथ आते हैं, शब्द अकेले नहीं आते। आपकी जितनी लैंग्वेज वास्ट होगी, आप जितना ज्यादा उस लैंग्वेज को समझते होंगे, उसके नुआंसेस समझते होंगे, तो वैसा ही आपको इमोशन आएगा। नहीं तो आपके वही पेरेंट जो कल तक प्रोटेक्टिव लगते थे, मैंने कान में फुसला दिया कि ये तो अथॉरिटेरियन है, देखना अभी कल परसों तुम्हारे को 4 जगह जाने से रोकेंगे, आपको भी चौथे दिन में वो एग्जाम्पल प्रोटेक्शन कर रहे होंगे, आपको लगेगा कि ये तो अथॉरिटेटिव, तो फिर अब वो जो रेस्पेक्ट था प्रोटेक्शन का वो खत्म हो जाएगा, और क्या शुरू हो जाएगी? नाराजगी अगेंस्ट रिवोल्ट करेगा उसके। ठीक है, आप गलत शब्द उपयोग करेंगे अपने लिए, आप उसका नेगेटिव इम्पैक्ट पाएंगे। तो सैडनेस को सैडनेस बोलिए, अकेलापन मुझे लग रहा है अकेलापन बोलिए, मुझे अच्छा लग रहा है कि यार मैं तुम्हारे साथ अपना ये दुख शेयर करूं, उसको दुख बोलिए। सैडनेस और दुख जो है ना वो डिप्रेशन वर्ड ना यूज करें, क्योंकि आप फिर सामने में भी ये इमेज दे रहे हैं कि, क्योंकि सामने जो सुन रहा है वो भी अगर आप ही की उम्र का इर्द गिर्द का है, तो हायर चांसेस है कि उसकी भी दुनिया को जानने की कैपेसिटी उतनी ही होगी लगभग। हम जिसके भरोसे तुझको मनाने निकले, हम जैसे ही निकले वो कौन से सयाने निकले। वेरी राइटली सेड सर। तो वो भी बोल सकता है, आप बोलें कि आप मुझे सैडनेस है, तो वहां से ये आ सकता नहीं नहीं यार तुम डिप्रेस्ड हो। तो सुपात्र होना चाहिए जिसके साथ में आप चर्चा कर रहे हैं, ये भी एक इम्पोर्टेंट बात है। तो इसलिए है ना, आप डिप्रेशन वर्ड को इतना लूजली यूज ना करें। आप बोलेंगे मुझे उदासी है, मुझे अच्छा लग रहा है मैं तुम्हारे साथ बात कर रहा हूँ, मुझे लगता है कि तुम कोई समाधान दे पाओगे, मुझे अपनी जो कंसर्न है या वरीज हैं या मेरे अंदर जो चिंता है, मुझे तुम्हारे साथ बात करके रिलीफ मिल रहा है, हल्का महसूस। हाँ हल्का महसूस हो रहा है। भाई ये सदियों से चला आ रहा है। बिल्कुल। वो कुछ ही तो ऑर्गेनिज्म हैं जो अपने नियर एंड डियर वन की, अपने स्पीशीज के लोगों की नर्सिंग करते हैं। बिल्कुल। चींटियां अपने घायलों को उठा के लेके जाती हैं, हम लोग अपने घायलों को हेल्प करते हैं। बिल्कुल करते हैं। नर्सिंग हर स्पीशीज का पार्ट नहीं है, नहीं करते। राइट। तो ये हम इनेटली वी आर मेड टू हेल्प ईच अदर। यार ये ह्यूमैनिटी का पहला जो, जब हम सोसाइटी बने तो शुरू हुई ह्यूमैनिटी से। ह्यूमैनिटी का पहला कंपोनेंट ये है कि मैं तुम्हें देखूंगा तुम मुझे देखो, मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगा तुम मेरा ख्याल रखो, तभी तो सोसाइटी बनी। राइट। तो राइट वर्ड्स जो है ना वही आपको डिप्रेशन से बाहर भी रख सकते हैं, सो कॉल्ड डिप्रेशन। रही बात एंजाइटी की जी, तो आप चिंता को एंजाइटी वर्ड नहीं देंगे, आप घबराहट को घबराहट ही बोलिए, क्योंकि एंजाइटी भी कई किस्म की हैं। जो क्लिनिकल एंजाइटी है वो भी कई किस्म की है, और आप ये मान के चलें कि एंजाइटी बहुत कॉमन इमोशन है। सर अगर मैं सॉरी एक सेकंड के लिए कट शॉर्ट करूं आपको, क्या जैसे हमने एक बात करी कि लैक ऑफ वोकैबुलरी या जो वर्ड्स हैं हमें कम है, क्योंकि हम इंग्लिश भाषा का प्रयोग बहुत ज़्यादा करने लग गए हैं, और वो वैसे भी काफ़ी यंग लैंग्वेज है और शब्दावली उसमें बहुत कम है। मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूं, हिंदी में बहुत है। मेरे पास जब भी कोई क्लाइंट आता है वो कहता है मुझे बहुत एंजाइटी है, तुम, और मैं आपको एक और रूल बताता हूँ, मेंटल डिसऑर्डर की एक खास बात है, डॉक्टर का काम जो है ना वो उसको डायग्नोज करने से पहले उसको रिफ्यूट करना चाहिए। अच्छा, कि ये नहीं है तुम्हें, भैया प्रूव करो कि प्रॉब्लम है। अगर ये प्रॉब्लम होगी ना तो डॉक्टर के मना करने के बावजूद में भी आ जाएगी, नहीं तो वो डिसऑर्डर नहीं।
मैं अब थोड़ा सा इसको उस फिक्स पैटर्न पे नहीं लेना, मतलब अगर कोई आके मुझे बोलता है कि मुझे एंजाइटी है जी, तो आमतौर पे मेरा पहला रिएक्शन होता है कि मैं 10 साल का छोटा बच्चा बन जाता हूँ कि मुझे नहीं पता एंजाइटी क्या होती है, तब आप बताएं कि आपको क्या क्या होता है। तब वो बोलते हैं कि मुझे घबराहट होती है, तो मैं उस हिंदी वर्ड को इंग्लिश में लिखता हूँ, सफरिंग फ्रॉम 10 days और 12 days ऑफ घबराहट। आई डू नॉट राइट एंजाइटी वर्ड। आप सोचें, मतलब मेरी सारी एजुकेशन जो है वो इसी डायरेक्शन, बट आई डू नॉट राइट डायरेक्टली एंजाइटी। इंडिया के लोगों की एंजाइटी जरूरी नहीं है कि वेस्ट वाली एंजाइटी है, राइट, हम घबराहट ही लिखेंगे। अब आपका काम है कि अब आप ये प्रूव करें कि ये एंजाइटी डिसऑर्डर है या ये वरी है। वरी होना जरूरी है भाई। एग्जाम वाले चिंता को अगर आप उसको थोड़ी सी भी नहीं होगी तो क्या होगा, तो कुछ होगा ही नहीं, तो हम चादर ओढ़ के सोएंगे बिल्कुल, और रिजल्ट वाले दिन चिंता करेंगे कि आज किसी के घर केक कटेगा और किसी के घर पे चोट पड़ेगी। हाँ, मतलब कानपुर में ये बहुत कॉमन है। अरे भाई, अखबार में आता है ये। अच्छा। कहीं कटा केक, कहीं बजे लट। और हिंदी अखबारों की यार, ये मतलब एग्जामों के दिनों में जैसे लड़के फिर फिसड्डी, ये कॉमन है ना। लड़कियों ने बाजी मारी, लड़के फिर फिसड्डी। सोचे आप पूरा एक जनरेशन, मतलब एक जनरेशन की आधी पॉपुलेशन को आपने खड़े खड़े बेइज्जती कर दिया। सही बात है। लिंगो भाई, सर कह रहे चूज योर वर्ड्स वाइजली। अरे चूज वर्ड एंड टोन। ये दो चीजें ही अगर हम लोग मेजर लोग सुधार लें जी, तो बहुत बड़ा पार्ट ऑफ मेंटल डिस्ट्रेस वैसे ही खारिज हो जाएगा। टोन बहुत सही बोला सर आपने। कई बार वर्ड सही होते हैं पर वो टोन खराब होने की वजह से वो इश्यूज क्रिएट होते देखे हैं। देखो दोस्त, एक रूल है जी, कम्युनिकेशन के दो पार्ट हैं, एक है इंटेंशन, एक है कम्युनिकेशन का फेस वैल्यू। इंटेंशन और एक्सप्रेशन, ये दो चीजें चलती हैं। पेरेंट्स का इंटेंशन मोस्टली नहीं, पेरेंट्स का इंटेंशन ऑलमोस्ट हमेशा अच्छा ही होता है जी, उनके एक्सप्रेशन बड़ा खराब होता है। हाँ, रिक्शा दिलवा दूंगा। हाँ। अब लड़का जो है मेरा जैसा तो ये सोचेगा नीला लूंगा लाल लूंगा। पिताजी हैं यार, बड़े हैं उम्र में, दिलवा भी सकते हैं भाई। सही बात है। अच्छा, मैं भी हो सकता है उसी काबिल हूं, ठीक है जी। और सोशल मीडिया फ्री फॉर एवर। राइट। एक संस्कृत में कहावत है, मतलब मे नॉट बी एप्लीकेबल एवरीवेयर, बट अति विनम्र कपटी लक्षणम। अर्थात जो ज्यादा विनम्र होगा उसमें कपट हो सकता है। अच्छा। पेरेंट्स को, जिस दिन पेरेंट्स हमारे देश के जो है ना, वो अपनी अच्छी इंटेंशन को अच्छी भाषा के साथ जोड़ लेंगे तो पेरेंट चाइल्ड कन्फ्लिक्ट जो है वो मिनिमाइज हो जाएगा। और मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपने हर परिस्थिति में एक ही जैसी भाषा यूज करनी है, पर मेजरली भाषा आपकी, अगर जैसा आपका इंटेंशन है वैसी अगर आपकी भाषा होगी, और अगर सोशल मीडिया जो है ना, जैसी उनकी इंटेंशन है वैसी ही भाषा अगर यूज करने लग जाए ना, तो हम लोगों की जिंदगी बड़ी आसान हो जाएगी। फेसबुक बोलेगा कि आई एम सॉरी, आई एम यूजिंग दिस नेम, यू कैन ऑलवेज डिलीट इट आफ्टरवर्ड्स। ये फ्री एंड फ्री फॉर एवर टाइप्स। इफ एनीथिंग इज फ्री देन यू आर द कॉस्ट। एब्सोल्युटली। तो ये एक इशू है भाषा का। डिप्रेशन, एंजाइटीज में यही बात है कि आप घबराहट को घबराहट बोलिए जी, आप दुख को दुख बोलिए, आप सही भाषा का उपयोग करें, आपकी हीलिंग फास्ट होगी, आप और डिटोरिएट नहीं करेंगे, स्टेप डाउन होने की चांसेस आपके कम हो जाएंगे। और अगर ये असल में बीमारी की लक्षण है, शुरुआती हैं, तो 2-1 हफ्ते में आपको पता चल जाएगा कि स्पॉन्टेनियस रिकवर नहीं हुआ, हेल्प लीजिए। तो क्या होता है ना, हम खुद को डायग्नोस करते हुए राजी हैं, डायग्नोस करवाने के लिए प्रोफेशनल के पास जाने के लिए नहीं राजी नहीं है। तो हमारा डुअलिटी है ना ये। ये बड़ा एक पैराडॉक्स है। राइट सर। और खैर मेंटल हेल्थ वैसे भी इट्स अ साइंस ऑफ पैराडॉक्सेस। ओके। तो पैराडॉक्स तो रहेगा, वो जैसे जैसे लोगों की अवेयरनेस आएगी और ज़्यादा लोग एक दूसरे को सही इन्फॉर्मेशन दे पाएंगे, आपका एक अप्रोच है ये, तो डेफिनेटली आपका इंटेंशन और आपका एक्शन एक डायरेक्शन में। राइट। Then people can go against it also, but राइट, वो तो अपना तो वो पैराडॉक्सेस है। इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ, the destiny of somebody's outcome doesn't depend on the the doctor itself.
It mostly depends on the people themselves. राइट सर। तो सर अपने मेंटल हेल्थ के लिए, टू समराइज दिस पॉडकास्ट विच बीन वेरी इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशन विद यू, टू समराइज दिस, क्या ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स आप ऑडियंस को, व्यूअर्स को देना चाहेंगे जिससे वो अपनी मेंटल हेल्थ का ध्यान रख सकते हैं या उसकी केयर कर सकते हैं? जैसे हम फिजिकल अपनी बॉडी के लिए भी एक्सरसाइजेस करते हैं या अच्छा खाना खाने की भी सलाह दी जाती है, तो मेंटल वेल बीइंग के लिए एनी टिप्स एंड ट्रिक्स दैट यू लाइक पीपल टू प्रैक्टिस और स्टार्ट प्रैक्टिसिंग? मैं मतलब जो सबसे केंद्र में जो बात है जी, और फिर उसके बाद कुछ भी निकल सकता है, एक्सेस जो है, एक्सेस है बैलेंस, संतुलन। बैलेंस। संतुलन के बिना में आप, बिना अच्छे शरीर के बिना अच्छी मेंटल हेल्थ आप नहीं रख सकते। तो अच्छा शरीर, अच्छा मन का संतुलन, अच्छा मन नहीं होगा तो अच्छा शरीर भी नहीं होगा जी। तो पहला और फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इज द संतुलन। संतुलन खास तौर पे बहुत वेरिएड एरियाज हैं, तो संतुलन जो है वो, पहला संतुलन जो है वो हमेशा इस बात पे आना चाहिए कि आपके पास में अपनी सस्टेनमेंट के लिए, यानी अर्निंग के लिए, मैं एडल्ट ग्रुप के लिए बात कर रहा हूँ, या आपका एक ऑक्यूपेशन होना चाहिए जी। स्कॉलर्स, स्टूडेंट्स का अपना एक है ऑक्यूपेशन हो सकता है, या कैश फ्लो, या आपके सर्वाइवल के लिए जो अमाउंट मनी रिक्वायर्ड है वो एक तो वो आपके पास सोर्स होना चाहिए जी। एक कम से कम कोई एक चीज ऐसी होनी चाहिए जो आपका शारीरिक स्वास्थ्य ठीक रखे। कोई स्पोर्ट या कोई अच्छा फिजिकल स्पोर्ट्स, हाँ, तो एक्टिविटी। आपके शारीरिक स्वास्थ्य का बैलेंस, आपकी अर्निंग का बैलेंस, और एक ऐसी चीज जो आपके मन को अच्छा रख सके। हॉबीज हो गए, रिक्रिएशनल एक्टिविटीज हो गई, ट्रैवलिंग हो गया, ठीक है। इन तीन चीजों का एक संतुलन होना चाहिए। आमतौर पे कुछ लोग हैं जो इतना ज्यादा मेंटल हेल्थ पे इन्वॉल्व हो जाते हैं कि बाकी दो चीज नेगलेक्ट कर देते हैं। कुछ हैं जो फिजिकल हेल्थ पे इतना इन्वॉल्व हो जाते हैं, स्टेरॉइड्स वगैरह यूज किया, कुछ भी किया, उसका नेगेटिव इम्पैक्ट हो गया। और कुछ लोग हैं जो अर्निंग के लिए या राइज के लिए वो इतना ज्यादा एक्टिव होते हैं कि वो बाकी दो चीजों की तिलांजलि दे देते हैं। तो एक तो संतुलित जीवन जो है वो ही एक नियम है जी। ठीक है। हम बुद्ध की धरती से आने वाले लोग हैं, ठीक है। अमॉन्ग ऑल द फिलोसफर ऑफ द वर्ल्ड, प्रोबेबली द मोस्ट, मैं बाकी फिलोसफीज को रेस्पेक्ट करते हुए बात कर रहा हूँ कि जो बहुत ट्रू फिलोसफी है वो गौतम बुद्ध की फिलोसफी है मध्यम मार्ग की। मध्यम मार्ग की जिंदगी मध्यम मार्ग में ही है। हाँ, ज्यादातर लोगों की जिंदगी मध्यम मार्ग में, जो एक्सट्रीम्स में हैं वो विचित्र तो दिखाई दे सकते हैं, पर उनकी विचित्रता की कीमत चुकाने की क्षमता जो है वो वही जानते हैं कि उसकी क्या कीमत चुका रहे हैं। तो लीजेंडरी स्टीव जॉब्स ने जब कैंसर के दिनों में, अपनी लास्ट के दिनों की जब बात करी थी, तो वो पैटर्न बिल्कुल भी वो पैटर्न नहीं था जो स्टीव जॉब्स आमतौर पे अपने प्रोडक्ट लॉन्च के दिनों में करते थे। हो सकता है तब वो इतना जानते नहीं थे कि समय एक जैसा नहीं रहेगा। एनवीडिया के जो सीईओज हैं, उनको जब बोला गया कि आज दोबारा आपको कंपनी स्टैब्लिश करने के लिए आप जाएंगे क्या, तो उन्होंने कहा कि नहीं, तौबा तौबा। तो मध्यम मार्ग जो है ना वो मीडियोकर तो लगता है। तो पहला तो एक्सेस ये है कि जब आपको लगे कि आपकी बेसिक नेसेसिटीज जीवन की पूरी हो गई हैं, तो आप सेम लेवल पे सेम चीजें ना करें। अब इसके आगे सारे फैक्टर्स निकल के आते हैं। अच्छी नींद लीजिए, अपनी चॉइसेस पे ध्यान दीजिए। इफ वो एक है ना वो 7 सिंस जो है, इफ एनीथिंग इज डिलीशियस कंसिडर इट इज अ सिन, ओनली सिंस आर डिलीशियस अदर देन एनवी, ठीक है। अच्छा खाइए, दोस्तों के साथ समय बिताइए, जानकारी को ज्ञान और ज्ञान को बुद्धि ना समझें, डाउटफुल रहें पर कंफ्यूज ना रहें। पर सबसे कॉमन और सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर मैं आज भी बोलूंगा, आपको और हमको अपनी एक स्पीशीज स्पेसिफिक प्रोग्रामिंग मिली हुई है। हम इंसान हैं, हम दिनों में बैट्स की तरह उल्टा नहीं लटक के सोते हैं जी। वो उनका काम है रात में जागना। तो स्पीशीज स्पेसिफिक बिहेवियर हमारे जो हैं वो बहुत फिक्स हैं। हमारे को 7 to 8 आवर्स की स्लीप चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है, जो कि मोस्ट ऑफ द वर्ल्ड इज मिसिंग नाउअडेज, राइट, ठीक है। वी नीड टू हैव बैलेंस डाइट। डाइट नहीं है हमारी,
You are never told to take diet. You are told to have balanced diet. ठीक है. We should not own something which is beyond our capacity to, क्योंकि you don't own anything. Actually, things own you. Whatever thing you have, they own you. तो आज आपकी गाड़ी जो बाहर खड़ी हुई है, उसको इस बात की चिंता नहीं है कि आपको शाम की 4 बजे की चाय मिली है कि नहीं मिली. आपको उसकी चिंता है कि उसका इंश्योरेंस, आपको उसकी चिंता है टो ना हो जाए, बच्चे बॉल ना मार दे, हाँ कोई स्क्रैच ना करके चले जाए. तो ओनिंग जो है वो आपकी ऑप्टिमम होनी चाहिए. तो एनीथिंग विच बिकम्स अ टोल ऑन योर हेड, ठीक है. लेजिटमेट कंडीशंस को बिल्कुल ईमानदारी से पूरा करिए. जो जीवन की जीवित या एग्जिस्टेंस की जो कॉस्ट है उसको ईमानदारी से पूरा करिए. तो उसके लिए कंफर्ट जोन छोड़ना पड़ेगा. और अगर मैं और समराइज करूं इसी 4-5 चीजों को, तो ये मान के चलें कि आपका डिसिप्लिन आपकी मेजर समस्याओं को खत्म कर देता है. नया जो जीवन है वो ट्रेडिशनल डिसिप्लिन को कचरा समझता है. वो आपको ये सेंस देता है कि वो आपकी फ्रीडम का लॉस है. फ्रीडम बहुत इंपॉर्टेंट है. आई ऑलवेज टेल हैप्पीनेस इज द आउटकम ऑफ पीस एंड पीस इज द आउटकम ऑफ फ्रीडम. पर मैं साथ में ये भी कहता हूं कि मिट्टी से आजादी पेड़ की आजादी नहीं, तो उसकी मौत. राइट. ये गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर का कथन है और ये बहुत ही बड़ी फिलॉसफी है. तो डिसिप्लिन इज द की ऑफ मोस्ट ऑफ द मेंटल डिस्ट्रेसेस व्हाट यू कैन. और मेंटल डिसऑर्डर्स डेफिनेटली वो आपकी कंट्रोल के बाहर है, तो अलग बात है. उसके लिए ट्रीटमेंट. दैट्स ऑल. That is something what I wanted to convey. Thank you so much. Thank you so much. Actually, I want to thank you because people picking up topics like this and actually they want to have a realistic discussion are too less. So our society, like people who come from the mental health side, would like to actually acknowledge that you gave us this platform to discuss. Thank you so much. Thank you. Thank you so much. That means a lot to us. नहीं, that's a fact. Taking a few steps, थोड़े से छोटे-छोटे कदम उठा रहे हैं. चाहते हैं कि लोगों तक अच्छे मैसेजेस पहुंचा सके, उनकी लाइफ को बेटर कर सके. बिकॉज हम भी एक बैकग्राउंड से आ रहे हैं, मैंने भी देखी हैं चीज़ें, तो लगता है कि नहीं आजकल चीज़ें बदल रही हैं, पर वो एक संतुलन के साथ बदलनी चाहिए, ना कि कुछ भी हो रहा है. जस्ट ट्राइंग टू मेक स्मॉल स्टेप्स. एंड आज आपने जो इतनी इन्फॉर्मेशन शेयर करी है, आई एम 100% श्योर कि जितने भी व्यूअर्स हैं उन सबको बहुत बेनिफिट होगा, बहुत बातें समझ में आएंगी एंड स्पेशली मेंटल हेल्थ को लेकर बहुत चीज़ें क्लियर होंगी. एंड ऑन द बेसिस ऑफ दिस दे विल बी एबल टू मेक मेनी डिसीजंस कि हमें क्या करना है, क्या नहीं करना, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए. तो थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग ऑल योर नॉलेज विद अस. Thank you. थैंक यू सर. थैंक यू.